बाहर ये हालत है दिल्ली की और अंदर घर के ये एनीवेज मैं स्टार्ट करता हूं मेरा वीकली बिजनेस न्यूज रैपअप। सर अगर ये दिवाली के चक्कर में आपने मिस कर दिया कि पिछले हफ्ते इंडस्ट्री में क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखिए एंड यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड यू स्टे अहेड। फर्जी एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स, फर्जी इनवॉइसेस और अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन ने भारत पे से निकाले करोड़ों रुपए और अपने फैमिली रिलेटिव्स के नाम पे वो पैसे ट्रांसफर किए। ये है इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग के एलिगेशंस। सो मच फॉर बीइंग द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्टार्टअप सीन, राइट? सो हुआ क्या? सो एज पर एलिगेशंस, भारत पे में जब भी कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था, यानी कि एचआर के थ्रू नहीं, किसी के सिफारिश से या जान पहचान से, तो ये सभी रिक्रूटमेंट्स का इंफॉर्मेशन जाता था माधुरी जैन के पास, हु वाज देन द हेड ऑफ कंट्रोल्स एट भारत पे। और मैडम जी ऐसे रिक्रूटमेंट्स को फिर ये 8 एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स का सर्विसेज दिखाकर उनको पेमेंट कर देती थी। सिंपल, इसमें क्या हो गया? बट इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग्स के ये 2 फाइंडिंग्स बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला, ये 8 एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स में से 5 फर्म्स के बैंक अकाउंट्स तो इनवॉइसेस रेज करने के बाद खुले हैं, यानी कि इनवॉइसेस पहले रेज हो गए, उसके बाद बैंक अकाउंट्स इन फर्म्स के नाम पे खुले हैं। एज एन एग्जाम्पल, 7 अगस्त 2019 को एक 40 लाख का इनवॉइस रेज होता है, बट जिस फर्म के नाम पे इनवॉइस रेज होता है उसका तो अकाउंट खुलता है 21 या 22 अगस्त को। ये कैसे पॉसिबल है? बिना बैंक अकाउंट के इनवॉइस रेज हो गया? क्योंकि EOW के हिसाब से एक्चुअली में उल्टा हुआ है, यानी कि पहले बैंक अकाउंट्स खोले गए और उसके बाद फेक इनवॉइसेस को बैकडेट करके इशू किए गए और फिर इन कंसल्टेंसी फर्म्स को पेमेंट कर दिया गया। आई मीन, एंड दीज आर एलिगेशंस, बट अगर ये सच होता है तो काफी रूकी मिस्टेक है, नहीं? मतलब इनवॉइसेस का डेट बैंक अकाउंट्स के खुलने के बाद डाल देते, 2 हफ्ते का ही तो डिफरेंस था। मतलब अश्नीर ग्रोवर सही में इतने तेज है या सब दोगलापन है? एनीवे, दूसरा फाइंडिंग्स कि ये जो 8 एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स है वो सारे के सारे माधुरी जैन ग्रोवर के फैमिली मेंबर्स के एड्रेसेस पे रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग द एड्रेस ऑफ अ फादर एंड हर ब्रदर श्वेतांग जैन। बिल्कुल, इनफैक्ट इनमें से कुछ एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स के बैंक के KYC डॉक्यूमेंट्स में जो ईमेल आईडी और फोन नंबर भी दिया हुआ है वो भी इनके फादर और इनके भाई का दिया हुआ है। अगेन, इतना रूकी मिस्टेक, मतलब खुद के फैमिली मेंबर्स के नाम पे ही फर्जी फर्म्स आप रजिस्टर करवा रहे हो यार। मतलब किसी और का ले लेते यार, दूर दराज किसी रिश्तेदार का, खुद के ही पापा और भाई के। एनीवेज, वैसे इस साल के जून में EOW ने अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन और उसके फादर और उसके भाई और एक और मेंबर के अगेंस्ट FIR रजिस्टर किया था। नाउ एज ऑफ नाउ ये सिर्फ एलिगेशन से, प्रूव कुछ नहीं हुआ है, बट अगर ये सच प्रूव हो जाता है तो अश्नीर ग्रोवर जिस रेट से ऊपर उड़े हैं एज दिस पोस्टर बॉय, एज द स्टार्टअप गुरु, आई एम श्योर कि उससे कहीं नीचे वो गिर जाएंगे इफ दीज एलिगेशंस आर प्रूवन टू बी ट्रू। वैसे एक और कंट्रोवर्सी के नाम पे एक और थ्योरी है मेरा कि E-gaming GST वाले रूल के अगेंस्ट अश्नीर ग्रोवर वाज वन ऑफ द लाउडेस्ट वॉइसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो क्या ये, आप सोचिए। मैं चलता हूं दूसरे इंटरेस्टिंग न्यूज पे। 14 नवंबर को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय पास्ट अवे, बट डिस्कशन कुछ और ही चल रहा था कि 25,000 करोड़ रुपयों का होगा क्या। नहीं, ये उनका पर्सनल वेल्थ नहीं है, ये एक्चुअली वो पैसे हैं जो सहारा ग्रुप को लगभग 3 करोड़ से 10 करोड़ इन्वेस्टर्स को लौटाना था। अगर आप लोगों को याद होगा तो 2011 में जब सहारा ग्रुप के 2 फर्म्स को ऑर्डर दिया गया कि वो लगभग 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से जो उन्होंने पैसा रेज किया है थ्रू बॉन्ड्स विच वर इन वायलेशन ऑफ सेबीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारा पैसा वो सारे इन्वेस्टर्स को लौटाए। एंड दिस अमाउंटेड टू ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ रुपीस, 24,000 करोड़। और 11 साल में, मतलब एज ऑफ मार्च 2023, you will be shocked to know कि सिर्फ 138 crores ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। I mean they have been returned back
टू द इन्वेस्टर्स सिर्फ 138 करोड़। और सेबी के पास सहारा ग्रुप का लौटाया हुआ पैसा जमा होकर पड़ा हुआ है 25,000 करोड़ रुपीस, जो कुछ नेशनल बैंक्स के अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, एज वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द कोर्ट। तो यस, गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स ले तो रही थी कि जल्दी से जल्दी इनको लौटा दिया जाए, बट एज थिंग्स स्टैंड सिर्फ 138 करोड़ ही रिटर्न हुआ है। कुछ चीजें किस लेवल तक पहुंच जाती है, नहीं 25,000 करोड़ रुपए। एनीवेज, वैसे स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज तो रह गया, एंड दिस इज अबाउट टाटा 1mg। तो 2021 में टाटा ने 60% स्टेक लिया इन 1mg, जो ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवर करवाता है, एंड इट एंटर्ड इनटू दिस इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन विथ रिलायंस, जिसने सितंबर 2020 में नेटमेड्स, जो एक और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है, उसके पेरेंट कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक ले लिया था। एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड नीड रिटेलिंग। बट टाटा और रिलायंस घुस तो गए थे, बट मार्केट लीडर था फार्म इजी। एज ऑफ अक्टूबर 2022, फार्म इजी was sitting comfortably with a market share of 33%. 1/3 of the entire space was being commanded by Farm Easy. But एक साल में ही everything has changed. As of September 2023, मार्केट लीडर बन चुका है टाटा का 1mg with 31% मार्केट शेयर। और इसी पीरियड में फार्म इजी का मार्केट शेयर तो आधा हो गया है, एट अबाउट 15%। और टाटा का 1mg is sitting quite comfortably at the top, क्योंकि बाकी जितने भी हैं, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, अपोलो 24/7, नेटमेट्स, ये सारे 15 से 18% मार्केट शेयर में ही अभी फाइट कर रहे हैं आपस में। वेल, फार्म इजी के मार्केट शेयर लॉस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है, एंड दैट इज दैट फार्म इजी जो है ना, अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, अपना कैश बर्न को रोकने के पीछे लगा पड़ा है। और एज पार्ट ऑफ दिस, जो गोल्डमैन सैक्स ने $300 मिलियन का क्रेडिट लिया था फार्म इजी ने, उसको एज रीपेमेंट गोल्डमैन सैक्स को उसने इक्विटी भी ऑफर किया है। सो यस, बेसिकली फार्म इजी अब बेहिसाब अंधाधुन मार्केटिंग वगैरह में पैसा खर्चा नहीं करा, इट्स फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके वजह से इट हैज एंडेड अप इन लूजिंग मार्केट शेयर। वैसे आपने कभी ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर किया है? नहीं किया है तो आप कभी करोगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे अगर क्विक बिजनेस रैपअप आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले न्यूज में हुंडई, होंडा, फोक्सवैगन, स्कोडा, निसान, ये सभी कंपनीज पे गवर्नमेंट करोड़ों का पेनल्टी लगाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सभी कंपनीज के गाड़ियों का एमिशंस प्रिस्क्राइब नॉर्म से ज्यादा निकले। यस, ये आजकल जब ऑलमोस्ट द इंटायर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया पोल्यूशन से जूझ रहा है, दिस न्यूज इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो इस साल के जनवरी में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स को चेंज किया, जहां पे जो किसी भी कंपनी के जो कार सेल्स होते हैं, उनके एवरेज एमिशंस, जिसको फ्लीट एमिशंस बोला जाता है, इसके नॉर्म्स को डिसाइड कर दिया गया। यानी कि अगर इन गाड़ियों का जो एवरेज CO2 एमिशंस है वो नॉर्म से ज्यादा है तो उन पे पेनल्टीज लगेंगी, और इस जनवरी अपडेट में इन पेनल्टीज को बढ़ा दिया गया था। और इसके चलते सबसे ज्यादा पेनल्टी लगा है दोनों कोरियन कंपनीज को, लेड बाय किया एंड उसके बाद हुंडई। और जितने भी कंपनीज का नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया, वो सभी कंपनीज के जो फ्लीट एमिशंस है वो ज्यादा थे देन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। और वहीं पे मारुति, टाटा, मर्सिडीज, वोल्वो, हाँ MG भी, इन सभी कंपनीज के फ्लीट एमिशंस वर बिलो द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। बट क्या इनके इंजन इतने इफेक्टिव है? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इन कंपनीज के CNG और हाइब्रिड मॉडल्स काफी ज्यादा बिके हैं, तो इसलिए फ्लीट के एमिशंस ऑन एन एवरेज कम हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ दे कुड एंड अप लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड फ्लीट एमिशन नॉर्म्स। एनीवेज, इंडिया में पोल्यूशन को लेके कुछ तो जल्द करने की जरूरत है। और जब एमिशंस, एनवायरनमेंट और ये सब की बात करें तो जाते जाते एनर्जी इंडस्ट्री में ONGC का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में आपको बता देता हूं। ONGC ने डिसाइड किया है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगा 2 नए क्रूड टू केमिकल प्लांट्स सेटअप करने में। क्रूड टू केमिकल, यू सी, ये जो रिफाइनरीज होती हैं, वो जो क्रूड ऑयल होता है ना,
उसको रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, केरोसिन ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जनरेट करता है। बट फ्यूचर में ऑब्वियसली ये फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड तो कम होने वाला है बिकॉज ऑफ ईवीज, बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल्स। तो ओएनजीसी को भी अपना फ्यूचर सेव करना ही है। तो इसीलिए अब ये जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होंगी वो सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स में नहीं रुकेंगी, दे विल डायरेक्टली कन्वर्ट दिस क्रूड इनटू केमिकल्स। केमिकल्स जो सब जगह यूज होता है, प्लास्टिक्स में यूज होता है, डिटर्जेंट्स, सोप्स, सब जगह केमिकल्स यूज होता है, राइट। तो इससे दो फायदा होते हैं। पहला कि आपका रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ये केमिकल्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होता है तो आपके कस्टमर्स मल्टीपल हो गए। दूसरा ये होता है कि आपका ये जो वोलेटाइल ऑयल मार्केट पे डिपेंडेंस है वो कम हो जाता है। अब ऑयल प्राइस ऊपर नीचे होता है और उससे अगर आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल बनाते हो तो आपका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ गया। बट अगर आप उससे मल्टीपल केमिकल्स यूज करते हो तो आप प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग ऊपर नीचे करके आप अपना बिजनेस को सस्टेनेबल बना सकते हो और ऑयल मार्केट के वोलेटिलिटी पे डिपेंडेंस कम कर सकते हो। तो ये थे पिछले वीक के कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट बिजनेस की दुनिया के डेवलपमेंट्स। अगर आपको कोई भी वैल्यू एडिशन लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा पिछला वीक का रैप अप मिस किया जहां पे मैंने बताया कि हाउ अदानी इज टेकिंग ऑन चाइना इन श्रीलंका, तो ये रहा मेरा वीडियो। सी यू लेटर।